नमस्कार मित्रों, लक्ष्मी प्रियाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मछुआरे उपन्यास, जिसके लेखक हैं तगड़ी शिवशंकर पिल्लई, जिसका हिंदी अनुवाद भारती विद्यार्थी ने किया है। उसका दूसरा अध्याय। दूसरे दिन करुतम्मा घर से बाहर नहीं निकली। परीकुट्टी के डेरे में उस दिन काम की भीड़ थी। ढेर लगाकर रखी हुई मछलियों को बोरों में भरने के लिए पूरब से औरतें आई हुई थीं। जब करुतम्मा अकेली बिना काम के बैठी, तब उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंध गया। क्या परीकुट्टी उन औरतों की छाती की ओर भी नजर गड़ाकर देखता होगा? दोपहर को समुद्र में गई हुई सब नावें लौटकर किनारे पर लग गई। चक्की टोकरी लेकर समुद्र तट की ओर चली गई। चलते समय उसने करुतम्मा को फिर सावधान किया। बिटिया, मैंने जो जो कहा है सब याद रखना। करुतम्मा को मालूम था कि क्या क्या याद रखना है। थोड़ी देर के बाद चेम्पन घर आया। करुतम्मा ने भात परोस दिया। आज चेम्पन ने बेटी को जरा गौर से देखा, जैसा इसके पहले कभी नहीं किया था। वह तो रोज ही उसे देखता था, लेकिन आज उस तरह देखने का क्या मतलब था? करुतम्मा डर गई कि बाप को भी कहीं उसका रहस्य मालूम तो नहीं हो गया है। लेकिन यदि मालूम हो भी गया होता तो वह जरूर गुस्सा दिखाता। उसके भाव में गुस्सा नहीं था। चक्की ने पिछली ही रात को उसे याद दिलाया था कि घर में बेटी ब्याही जाने लायक बड़ी हो गई है। चेम्पन ने जब से होश संभाला था, तब से अपनी नाव और जाल खरीदने की ही कोशिश में रहा है। अब एक और मुख्य बात की ओर उसका ध्यान खींचा गया है। बेटी अब युवती हो गई है। अब एक और मुख्य बात की ओर उसका ध्यान खींचा गया है। बेटी अब युवती हो गई है। चक्की ने कहा था कि कोई विधर्मी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। चक्की ने कहा था कि कोई विधर्मी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। यही सब याद करके चेम्पन ने बेटी को ध्यान से देखा था। वह आज भी दूसरे की नाव में काम करके अपना हिस्सा कमा लाता था। शुरू में वह नाव में डांड चलाने का काम करता था, अब वह पतवार चालक का काम करता है। उसके जीवन का एक निश्चित उद्देश्य था। अपनी कमाई का एक पैसा भी वह फिजूल खर्च नहीं करता था। अब तक उसने कुछ जमा भी कर लिया था, लेकिन नाव और जाल खरीदने के लिए वह काफी नहीं था। लड़की युवती हो गई है, उससे गलती भी हो सकती है। चक्की ने जो कहा है सो ठीक ही कहा है। उसका डर बिना कारण नहीं था। नाव और जाल खरीदना चाहिए या बेटी को शादी कर देना चाहिए, यह अब सोचने का विषय हो गया। चेम्पन ने भी बेटी से कुछ कहना जरूरी समझा। बिटिया, तुझे अपनी मर्यादा की रक्षा करनी है, बाप ने भी कह ही दिया। करुतम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। चेम्पन ने भी जवाब की प्रतीक्षा नहीं की। शाम को मजदूरों को भेज देने के बाद परीकुट्टी नाव के तख्ते पर जा बैठा था। आज भी शायद वह करुतम्मा की ही राह देखता रहा होगा। चेम्पन परीकुट्टी के पास पहुंचा। करुतम्मा ने दोनों को बहुत देर तक बातें करते देखा। वे किस विषय पर बातें करते होंगे, इसका उसने अंदाज लगाया। उसको लगा कि उसका बाप परी से कर्ज मांगता होगा। उस रात को पति पत्नी ने बहुत देर तक आपस में गुप्त रूप से बातें की। वे क्या बातें कर रहे थे, यह जानने की करुतम्मा की बड़ी इच्छा हुई। परी ने उस दिन भी गाना गाया। अपनी टूटी झोपड़ी के अंदर चुपचाप लेटी हुई करुतम्मा ने उसे सुना। उसे परी से अब तक एक ही बात कहनी थी कि वह उसकी छाती की ओर नजर गड़ाकर ना देखे। अब उसे एक और बात कहनी है कि वह गाना भी ना गावे। 2 दिन पहले तक वह एक तितली की भांति सोलास दौड़ती फिरती थी, लेकिन 2 ही दिन में उससे कैसा परिवर्तन हो गया। बैठकर सोचने के लिए कोई बात मिल गई। वह अब अपने को पहचानने लगी है। क्या वह जीवन को गंभीर बनाने वाली बात नहीं थी? वह अपने को जांचने लगी।
एक एक कदम सोच विचार कर आगे रखना था। पहले की तरह स्वच्छंदता पूर्वक दौड़ती फिरना अब संभव नहीं था। एक मर्द ने उसकी छाती की ओर देखा है और वह बच्ची से अब एक स्त्री हो गई है। तीसरे दिन परीकुट्टी का गाना नहीं सुनाई पड़ा। उस दिन भी चांदनी फैलकर मन को लुभा रही थी। समुद्र का एक रहस्यपूर्ण गीत नारियल के पत्तों में हिलोरे लेता हुआ पूरब की ओर फैल रहा था। अब जब परीकुट्टी गा नहीं रहा था, करतमा के कान उसका गाना सुनने के लिए व्यग्र हो उठे। क्या वह आगे गाएगा ही नहीं? रात का खाना खाने के बाद चंपन कहीं बाहर चला गया। चक्की सोई नहीं। करतमा ने कारण पूछा। माँ ने बेटी से सो जाने को कहा। लेटे लेटे करतम्मा की आंखें लग गई। एकाएक वह जाग उठी। कोई पूछ रहा था, करतम्मा अभी सोई नहीं है? आवाज में सिर्फ उसी की पहचान में आने वाला जो कंपन था, उससे करतम्मा ने आदमी को पहचान लिया। वह परीकुट्टी था। चक्की ने जवाब दिया, वह सो गई है। चक्की की आवाज में जो संकोच था, सो भी करतम्मा ने समझ लिया। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। उसने उठकर टूटी दीवार की दरार से बाहर झांका। परीकुट्टी और चंपन दोनों मिलकर एक भारी बोझ उठाकर भीतर रख रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, 6-7 भरे हुए बोरे थे। सब में सूखी मछलियां थी। करतम्मा का कलेजा धक धक करने लगा, मानो फट जाएगा। बाहर आंगन में चक्की, परीकुट्टी और चंपन तीनों आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। दूसरे दिन करतम्मा ने माँ से उन बोरों के बारे में पूछा। चक्की ने जरा छल के साथ जवाब दिया, छोटे मोतलाली ने लाकर रखे हैं। करतम्मा ने पूछा, अपने यहाँ क्या वह नहीं रख सकता था? इधर रखने में तुझे क्या ऐतराज है? चक्की ने पूछा। कुछ क्षण के बाद उसने कड़क कर आगे कहा, इस तरह पूछताछ करने के लिए वह तेरा कौन है रे? तू अपने को संभाल कर रख, समझी? करतम्मा का बहुत कुछ पूछने का मन था। परीकुट्टी उसका कोई नहीं था, लेकिन क्या वह चोरी नहीं थी? उसका मतलब था परीकुट्टी का कर्जदार बन जाना। बाप ने मर्यादा की रक्षा करने की चेतावनी दी है, लेकिन इस तरह के काम से उसका कर्जदार बन जाए तो? पर करतम्मा ने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन उन सूखी मछलियों की बिक्री हो गई। उसके बाद के दिन समुद्र में मछुआरों को बड़ी आमदनी हुई। चंपन की नाव किनारे पर एक बार ढेर लगाकर दोबारा गई। चक्की माल बेचने के लिए पूरब गई थी। पंचमी भी घर पर नहीं थी। करतम्मा अकेली थी। परीकुट्टी आया। करतम्मा दौड़कर भीतर चली गई। परीकुट्टी बिना कुछ बोले ही थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा। उसे भी संकोच हो रहा था। उसका मुंह और कंठ सूखा जा रहा था। उसने इतना ही कहा, नाव और जाल खरीदने के लिए रुपए दे दिए हैं। कोई जवाब नहीं। परी ने आगे कहा, अब मुझे व्यापार के लिए मछली मिलेगी ना? दाम दूंगा। अच्छा दाम दोगे तो ले सकोगे, यही जवाब मिलना चाहिए था। यही जवाब करतम्मा ने पहली बार दिया था, पर इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन इस तरह की बातचीत के सिलसिले में दोनों खूब जोर से हंसे थे। परी ने सोचा भी होगा कि वह हंसी फिर दोहराई जाएगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। करतम्मा एकदम चुप थी। परी ने पूछा, करतम्मा तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या मुझसे कुट्टी कर ली है? परी को लगा कि वह भीतर ही भीतर रो रही है। उसने पूछा, रो रही हो करतम्मा? उसने आगे कहा, मेरा आना पसंद नहीं तो मैं जाता हूं। इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तब रुंधे हुए कंठ से परीकुट्टी ने पूछा, क्या मैं जाऊं करतम्मा? मोतलाली तुम एक विधर्मी हो। करतम्मा ने जवाब दिया, मानो परी का आखिरी सवाल उसके हृदय में कहीं लग गया हो। परीकुट्टी की समझ में बात नहीं आई। उसने पूछा, इससे क्या? इसका कोई जवाब नहीं था। करतम्मा के मन में भी यह सवाल उठा, विधर्मी है तो क्या? झट से उसके मुंह से एक वाक्य निकला, डेरे पर काम के लिए आने वाले मजदूरिनों की छाती की ओर
जाकर नजर गड़ाओ। परी को लगा कि करुतम्मा ने उस पर भारी आरोप लगाया है। उसको लगा कि करुतम्मा सोचती है कि काम के लिए आने वाली मजदूरिनों के साथ उसका अनुचित संबंध है और इसीलिए वह नाराज है। उसकी समझ में नहीं आया कि वह कैसे अपनी निर्दोषिता का प्रमाण दे। उसने किसी को भी उस नज़र से नहीं देखा था। उसने सच्चाई से कहा, अल्लाह की कसम, मैंने किसी को भी उस नज़र से नहीं देखा है। परीकुट्टी अच्छा आदमी है, यह साबित हो जाता तो करुतम्मा को बड़ी खुशी होती, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन वह अपने लिए परीकुट्टी से यह नहीं चाहती थी कि वह दूसरी औरतों को ना देखे। वह क्या चाहती थी यह वह उसे कैसे बताएं? यह वह खुद नहीं जानती थी। उसे कैसा जीवन बिताना है, यह भारी तत्व ज्ञान सारा का सारा सुनाना पड़ेगा और यह काम उससे नहीं होगा। इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। निशब्दता में काफी समय बीत गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। उस चुप्पी की अवधि बढ़ जाएगी मानो इसी डर से करुतम्मा ने कहा, अम्मा अब आएगी। इससे क्या? डरकर उसने कहा, बाप रे बाप, यह गलत है, यह अपराध है। तुम भीतर हो, मैं बाहर हूं। फिर क्या? यह भी उसे समझाना होगा। कैसे? कहना शुरू करती तो कितना कहना पड़ता। परी ने पूछा, करुतम्मा तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? करुतम्मा ने झट से जवाब दिया, करती हूं। परीकुट्टी ने आवेश के साथ पूछा, तब तुम बाहर क्यों नहीं आती? मैं नहीं आती। हंसाऊंगा नहीं, जरा देखकर चला जाऊंगा। निसहाय भाव से करुतम्मा ने इतना ही कहा। नहीं नहीं, बाप रे बाप, तो मैं जाता हूं। जवाब के तौर पर भीतर से आवाज आई, मैं सदा सर्वदा प्रेम करती रहूंगी। इससे बढ़कर कौन सी प्रतिज्ञा चाहिए थी? परी वहां से चला गया। उसके चले जाने पर करुतम्मा को लगा कि जो कहना चाहिए था सो तो कहा नहीं, और जो नहीं कहना चाहिए वही कह दिया। उस रात को करुतम्मा ने माँ बाप दोनों को रोशनी जलाकर रुपया गिनकर रखते देखा। अब भी रुपया कम था, तो भी चंपन को तसल्ली थी। उसने कहा, औसेप या किसी और गला काटने वाले के पल्ले पड़े बिना ही इतना तो हो गया। चक्की ने भी सहमति प्रकट की। मछुआरों को धोखा देने के लिए जेब में रुपए डालकर घूमने वालों से रुपया लिया होता तो तब तो न नाव रहेगी, न जाल, न लगाया हुआ रुपया ही मिलेगा। औसेप और गोविंदन हाल में भी पूछ रहे थे कि कर्जा चाहिए क्या? चंपन ने जवाब में ना कह दिया था। उनसे लेने पर कर्जा कभी चुकता नहीं है। इतना ही नहीं, नाव और जाल भी जल्दी ही उन्हीं का हो जाता। गरीब मछुआरों के साथ ऐसा ही होता आया है। अभी रुपया कम है तो उसका क्या उपाय है? चंपन ने कहा, छोटा मोतलाली ही बाकी रुपया क्यों नहीं दे देता? जीवन में पहली बार करुतम्मा के मन में माँ बाप के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। माँ ने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों नहीं किया? इस विचार ने उसे और भी परेशान किया। परी के घर में इसके बाद मछली सुखा सुखा कर बोरों में भरने का काम बड़ी तेजी से होने लगा। इसका रहस्य करुतम्मा को मालूम था। थोड़े ही दिनों में वह काफी होशियार हो गई थी। जीवन में अभिवृद्धि लाने वाले परिवर्तन की खुशी में चक्की ने करुतम्मा से कहा, बेटी, हमारी नाव और जाल के आने का समय आ गया। करुतम्मा ने कुछ नहीं कहा। उस खुशी में वह भागीदार नहीं हो सकी। उसकी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। चक्की ने कहा, समुद्र माता ने कृपा की है। करुतम्मा के मन में जो गुस्सा भरा था वह प्रकट हो गया। उसने कहा, लोगों को धोखा देने से समुद्र माता नाराज नहीं होती? चक्की ने करुतम्मा की ओर गौर से देखा। करुतम्मा विचलित नहीं हुई। उसे और भी पूछना था। उस बेचारे को धोखा देकर नाव और जाल नहीं लेना चाहिए अम्मा, यह तो अन्याय है। क्या कह रही हो री? कि धोखा दिया है? करुतम्मा ने हिम्मत के साथ कहा, हाँ। किसने? करुतम्मा की चुप्पी ही इसका जवाब था। चक्की ने कहा, औसफ से कर्ज लिया जाता तो नाव और जाल उसी के हो जाते। नहीं अम्मा, औसफ को सिर्फ सूद के साथ उसका रुपया लौटा देना पड़ता। यह नहीं लौटाना है क्या? करुतम्मा ने चक्की से सीधे ढंग से पूछा। यह लौटाने के लिए लिया गया है क्या?
चक्की ने कहा कि परी से सूखी मछली लेने में कोई धोखाबाजी नहीं थी। चिंपन ने तो सिर्फ पूछा था, जोर नहीं दिया था, झूठ भी नहीं बोला था, न धोखा ही दिया था। उसका रुपया जरूर लौटाया जाएगा। करतम्मा ने पूछा, आधी रात के समय बोरे उठवाकर रखे जाते हैं, यह लौटा देने के लिए है? ऐसा है तो दिन के समय लाने में क्या हर्ज था? ऐसे ही कामों से समुद्र में तूफान उठता है। करतम्मा की अंतिम बात जरा ज्यादा हो गई। चक्की को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, तू क्या कहती है रे? तेरे बाप ने चोरी की है? करतम्मा चुप रही। माँ के अधिकारपूर्ण स्वर में चक्की ने आगे कहा, वह विधर्मी छोकरा तेरा कौन है रे? तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? करतम्मा कहना चाहती थी कि वह उसका कोई नहीं है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसे लगा कि वह क्यों कहे कि परी उसका कोई नहीं है। क्या सचमुच वह उसका कोई नहीं है? उस समय उसे लगा कि परी वास्तव में उसका सब कुछ है। चक्की ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, बाप रे बाप, लगता है कि लड़की समुद्र तट का सर्वनाश कर बैठेगी। करतम्मा ने दृढ़ता से माँ का विरोध किया। मैं अपनी मर्यादा छोड़ने वाली नहीं हूं। फिर तुझे उसके लिए क्यों इतना दर्द होता है? इस हिसाब से तो उसे यहां से अपना डेरा डंडा सब उठाकर चल देना होगा। चक्की ने बेटी को फटकार कर खूब डांटा। करतम्मा चुपचाप सुनती रही। उसे जरा भी नहीं अखरा। चक्की उसी तरह बोलती गई। जब उसकी डांट फटकार सीमा पार करने लगी तब करतम्मा ने माँ से पूछा, क्या उसने बप्पा पर विश्वास करके ही पैसे दिए थे? नहीं तो फिर किस पर? एकाएक चक्की को याद आया कि करतम्मा ने उससे रुपए मांगा था और शायद वही बात याद करके वह पूछ रही है। उसने झल्ला कर कहा, क्या तेरे मांगने पर दिया है? करतम्मा यह नहीं कह सकती थी कि उसी के मांगने पर परी ने रुपए दिए हैं, लेकिन वह जानती थी कि परी उससे प्यार करता है। उसने कहा, मुझसे कुछ मत कहलवाओ अम्मा। हूँ, क्या कहलवाना है? परी, जरा रुककर चक्की ने फिर कहा, तू यही कहना चाहती है कि मैं ही उसके पास नाचती हुई दौड़ी गई रुपया मांगने के लिए? अम्मा, मुझे इतना उपदेश देकर उससे रुपये क्यों लिए? अब उसका कर्जदार होकर आगे कुछ कहने में वह असमर्थ हो गई। उसका गला रुंध गया। चक्की का भी दिमाग जरा ठिकाने आ गया। करतम्मा के कथन में तथ्य था। थोड़ी देर के लिए चक्की को भी बुरा लगा। उसे लगा कि कुछ गलती हो गई है और खतरे की ओर कदम बढ़ा दिया गया है। उसने पूछा, क्या है बेटी, क्या हो गया? करतम्मा रोती रही। क्या वह यहाँ आया था बिटिया? करतम्मा ने एक बार झूठ बोल दिया, नहीं। तब क्या है बिटिया? अगर आवे तो मुझे क्या करना चाहिए अम्मा? चक्की ने अपने को निरपराध साबित करना चाहा। उसका तर्क था कि यह नहीं सोचा गया था। परी से सहायता मांगी और उसने सहायता दी। लौटाने के ख्याल से ही उससे रुपए मिल लिया गया है। तो भी करतम्मा का डर ठीक था। परी बदचलन नहीं था, इसका चक्की को पूरा भरोसा था। फिर भी उसकी उम्र तो कम ही थी। चक्की का मन एकाएक अशांत हो गया। उस समय उसे लगा कि परी से रुपया नहीं लिया गया होता तो अच्छा होता, लेकिन चंपन को यह सब नहीं मालूम। उस दिन भी करतम्मा की शादी की बात को लेकर चक्की ने पति को तंग किया। उसने जोर देकर कहा कि वेलायुधन से बातें करके देखना चाहिए, पहले यही काम होना चाहिए। नाव और जाल लेने के बारे में बाद में सोचना ठीक होगा। लेकिन चंपन इसके लिए तैयार नहीं था। उसे सब कुछ खोलकर कैसे कहें? उसने गुस्सा प्रकट करते हुए कहा, अब तक तुम्हारे जाल और नाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के विचार से मैं टोकरियां भर भर कर बेचने जाया करती थी। आगे इस आमदनी की आशा मत रखना। चिंपन ने अलक्ष्य भाव से चक्की की ओर देखकर कहा, बिना सोचे विचारे ही तू क्या बोल रही है? चक्की ने चिढ़कर कहा, मैं ठीक ही बोल रही हूँ। क्या? मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी है? माने? उसकी अब उम्र हो गई है। उसे घर पर अकेली छोड़कर कहीं जाने का मेरा मन नहीं करता। नहीं तो बेटी की शादी करा दो। चिंपन चुप रहा, मानो उसकी समझ में बात आ गई। चक्की बेचने जाने का काम
नहीं करेगी तो बड़ा घाटा हो जाएगा। यह निश्चित था। उसने पूछा, क्यों रे, कोई गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं, लेकिन हो जाए तो? सावधान रहने की जरूरत तो थी ही, लेकिन चंपन को पूरा विश्वास था कि करतम्मा सुशील है, उच्छृंखल नहीं है। अकेली रह जाने पर भी वह कोई गलती नहीं करेगी। चक्की ने पूछा, गलती करने के लिए कितना समय चाहिए? चंपन ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन चक्की पूरब नहीं गई। चंपन ने भी जोर नहीं दिया। उस रात को भी सूखी मछलियां लाने की बात थी, लेकिन इस बार चक्की ने विरोध किया। हमें वह नहीं चाहिए। चंपन ने पूछा, क्यों? उस लड़के को क्यों धोखा दे रहे हो? किसने कहा है धोखा दे रहा हूं? नहीं तो क्या, उसका रुपया लौटा दोगे? चंपन ने हाँ कह दिया। करतम्मा को लगा कि परी को बता देना चाहिए कि रुपया वापस नहीं मिलेगा। वह गुप्त रूप से यह बात उसे बता देने के मौके की ताक में रही, लेकिन मौका नहीं मिला। रात को परी कुछ बोरे ढोकर लाया और बिना किसी संकोच के चंपन ने सब उठाकर घर में रख दिया। परी से यह भी नहीं कहा कि कब उसका रुपया लौटा देगा। करतम्मा को लगा कि उसमें बाप के सामने भी बोलने की हिम्मत है। उसने माँ को ही इसमें ज्यादा कसूरवार समझा। करतम्मा को लगा कि सब दिन के लिए झुका देने वाला भार उठा लिया गया है।